देने की कोशिश पार्टी करती है इन सीटों से चुनाव लड़ाकर? धीरेन्द्र जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी आप अपना सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो पारंपरिक सीटें होती हैं, चाहे हम लखनऊ सीट की बात कर ले जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया, प्रधानमंत्री को वाराणसी से बनाया गया है, या फिर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो विदिशा से पहले भी लड़ चुके हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है। तो पारंपरिक सीटों से बड़े चेहरों के उतारने के पीछे क्या वजह होती है, क्या मैसेज देने की कोशिश जो है वो पार्टी करती है? देखिए, पार्टी ये कोशिश करती है कि बड़े चेहरों को कहीं ऐसी जगह पर ना भेजा जाए, न इस जहां से उनकी मूवमेंट पे असर पड़े, क्योंकि इस तरह की चीज जहां वो बहुत आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको तमाम जगह पर उनको रैलियों में जाना है, उनको तमाम जगह अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताना है और बहुत सारी पार्टी की स्ट्रेटेजिक मीटिंग है, उन सब में रहना होता है। तो इसीलिए ये कोशिश की जाती है। तो आप देखिएगा जिस तरह से लखनऊ में राजनाथ सिंह के लिए कोई चुनौती नहीं होगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री तो खैर बनारस में है, उनको तो कोई चुनौती का कोई मतलब नहीं, लगातार अपनी जीत का अंतर बढ़ाते ही जा रहे हैं, वो है। या फिर आप बाकी किसी भी, चाहे वो विदिशा का आपने जिक्र किया, वहां शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि ये बहुत चल रहा था पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति में कि आखिर उनको भोपाल से दिया जाए कि विदिशा से दिया जाए, लेकिन विदिशा उनके लिए बेहतर सीट है, जहां से सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, बड़े नाम वहां से रह चुके हैं और उनके लिए विदिशा बहुत सहल सीट है। तो मुझे लगता है कि ये एक पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि हमेशा उनको बहुत कंफर्टेबल सीट पर देना है, जहां से फिर उनके मूवमेंट पर कोई असर ना पड़े और पार्टी को ये लगता रहे कि वो जो आसानी से उनका कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। अब आप देखिए, राजनाथ सिंह कम से कम 2-3 राज्यों में अक्सर रैलियां करते हैं, वो जाते हैं तमाम जगह पर और वहां रैलियां करते हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और एक लीडर के तौर पर उनका नाम है, तो आप उनका इस्तेमाल करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने लगातार, अगर मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि इस तरह से उन्होंने एक शासन चलाया और पार्टी वापस लाए हैं जिता के, तो उनका भी असर है, उनका पार्टी दूसरी तमाम जगह पर भी इस्तेमाल करेगी। तो ये एक बड़ी कारण होता है कि पार्टी उनको वहीं पारंपरिक सीटों पर रहती है और उसका असर आसपास की सीटों पर जो होता है उसका फायदा हमेशा की तरह मिलता है, लेकिन बड़ा होता है कि उन नेताओं का बाकी तमाम जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। शुभम, इसमें आपने देखा होगा कितनी आसानी से बीजेपी ने उन तमाम चेहरों को रिपीट कर दिया जिनकी जीत निरंतर है, चाहे वो आप वेस्टर्न यूपी की पहली सीट से शुरू कर सकते हैं, सहारनपुर से लेकर इधर तक लखनऊ तक जाते हुए, चाहे अंबेडकर नगर तक एक चेंज हुआ है, चूंकि दूसरी पार्टी से लाए और उनको फिर टिकट दे दिया गया, उनको है, या साकेत मिश्रा जिसका आपने जिक्र किया उनको दिया गया है। तो ये कुछ जो नगीना है, जो हारी हुई सीट है उन पे, जौनपुर पे उन्होंने फिर उसी को आजमाया है, अपने जो कैंडिडेट है उनके उन्हीं को आजमाया है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कोशिश की है बीजेपी ने, जीत बनी रहे और नई जहां हारे थे वहां से भी स्नैच कर लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां बीजेपी को ये लग रहा है कि वो कम से कम 10 से 12 सीटें हर हालत में बढ़ा रही है, अपनी टैली में बढ़ा रही है, तो वो उस नुकसान को भी कम करने की कोशिश करेगी। जहां मैक्सिमम होने की वजह से नीचे जा सकती है, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां से अपने अभियान को और भी ज्यादा धार देने की कोशिश करेगी। एक सवाल और है कि 28 महिला प्रत्याशी पहली सूची में ही भारतीय जनता पार्टी ने धीरेन्द्र जी उतारे हैं, और कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की बात तमाम जनसभाओं से प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और जो एक कानून भी अब से कुछ दिन पहले ही लाया गया था उसको कहीं ना कहीं बल भी मिल रहा है सूची के सामने आने की। आवाज आ रही है? जी जी। कृपा शंकर, जौनपुर का टिकट भी एक इंटरेस्टिंग टिकट है। कृपा शंकर सिंह, चूंकि जिस तरह का अभी जानकारी अभी आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई होने जा रही है। बिल्कुल, वहां से अभिषेक सिंह का नाम भी चल रहा था और धनंजय सिंह का नाम भी चल रहा था। ऐसे में एक नया नाम सामने आने के बाद कहीं ना कहीं इस पूरी जो लड़ाई का पटाक्षेप होता नजर आएगा। धीरेन्द्र जी देखिए, अभी अभिषेक सिंह, आपने देखा होगा एक आईएएस का नाम बहुत तेजी से चलाया गया है, या कहा गया है जनता दल यू को दे दिया जाए, चूंकि वहां लगातार कोशिश करते हैं और जनता दल यू के सहारे धनंजय सिंह को कहा जाता है कि वो उसके सहारे एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो वो सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वहां उन्होंने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। तो ये एक अलग मतलब थोड़ा सा
अलग अलग ट्विस्ट दिख रहे हैं। बाकी बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा, इसीलिए मैंने कहा कि जौनपुर, श्रावस्ती, नगीना, ये वो सीटें जो दिख रही हैं जहां वो बदलाव की बात की है। और आपने श्रावस्ती देखा जहां उनको लगता है कि इन सीटों को इनको थोड़ा बेहतर करने के लिए उन्होंने इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया है, वरना तो बाकी तमाम अपनी जगह पर। जी बिल्कुल अजीत जी, मेरा सवाल आपसे 28 महिलाओं और 47 युवाओं को बीजेपी ने इस सूची में हिस्सा दिया है। जो महिला सशक्तिकरण का लगातार जो है अभियान बीजेपी चलाती है, तमाम जनसभाओं से प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, तो वो पहली सूची में नजर आ रहा है। युवाओं को भागीदारी, हिस्सेदारी देने की जो बात कही जा रही है, तो वो इस सूची जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को फलीभूत भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए 28 महिलाएं आज पहली सूची में आई हैं और फिर आपको याद होगा कि जो महिला विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और विधानसभाओं में, वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। भले ही वो 2029 में लागू होना हो, लेकिन भाजपा इस बात को किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती कि आप कानून तो 2029 में लागू करना चाहते हैं, लेकिन आपकी नीयत पर अभी सवाल उठ रहा है। तो इसीलिए ये नीयत का मसला था। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को पहले से ज्यादा बिल्कुल टिकट इसलिए दिए हैं कि ताकि वो जो हम कानून बनाया है हमने महिला आरक्षण का, उस पर अभी से कोई सवाल खड़ा ना होना शुरू हो जाए। हालांकि उत्तराखंड में भी हमें उम्मीद थी कि 2 सीटों पर महिला आ सकती हैं, अल्मोड़ा और टिहरी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये महिलाओं वाला मसला बिल्कुल उसी तरह से है कि हमने कानून एक बना दिया है और वो कम इनटू फोर्स, मतलब 2029 में वो लागू होना है। तो कोई इस बात का शिकवा शिकायत न करे कि आप केवल कानून बना रहे हैं, आप उस पर अपनी बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। भले ही 2029 में लागू होना, लेकिन आपको अभी से अपनी नीयत को बहुत स्पष्ट तौर पर पब्लिक को दिखाना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उसी पर होमवर्क किया और उसी के अनुकूल वो आगे भी बढ़ी है। जी बिल्कुल, तो उस पे बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो उनके द्वारा लगातार वादे किए जा रहे थे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया और उसकी कहीं ना कहीं एक बानगी जो है वो इस टिकट वितरण में देखने को मिली है। मैं आपके पास आऊंगा निखिल, सवाल ये है कि आज बैठक अभी चल भी रही है, जो बीजेपी के घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, चाहे हम ओपी राजभर के एसबीएसपी की बात कर लें, निषाद पार्टी की बात कर लें, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, या फिर जो और उनके अन्य सहयोगी हैं, आरएलडी भी अब साथ आ गई है। तो ये तमाम दलों की भी मीटिंग आज दिल्ली में जेपी नड्डा ने बुलाई है। तो क्या आने वाले जो 29 सीटें रह गई अभी, जिन पर टिकट फाइनल होने हैं, उसमें ये नाम शामिल हो सकते हैं इन दलों के जो है, और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि 6 सीटें उसने सहयोगी दलों के लिए रखी है। 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 2 सीटें अपना दल के लिए और संजय निषाद पार्टी के लिए 1 सीट, ओम प्रकाश राजभर के लिए 1 सीट। लेकिन अभी जो खबरें मिल रही हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को 3 सीटें भी दी जा सकती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। शायद यही वजह है कि जैसा मैंने बताया कि जो 33 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें होनी है